हाय हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं बैंकिंग सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि आपको अगर बैंक के अंदर केवाईसी करवाना है ना, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और जो केवाईसी का जो फॉर्म होता है, वो केवाईसी का आपको फॉर्म जो है वो कैसे भरना है। आपको मैं फॉर्म दिखा देता हूँ एक बारी, फॉर्म कैसा होता है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी अपडेशन का फॉर्म है। इंडिविजुअल के लिए, ये करंट अकाउंट के लिए, या फिर जिनमें अकाउंट होल्डर 2 जने होते हैं उसके लिए नहीं है। ये है सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, पर्सनल या सेविंग अकाउंट के लिए। और ये फॉर्म कैसे भरना है ये अपन तो बात तो करेंगे ही। सबसे पहले जानते हैं कि केवाईसी का मतलब क्या होता है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, है ना, कस्टमर को जानना। तो बैंक सबसे पहले केवाईसी करती है, मतलब कस्टमर को जानती है कि भाई कौन है। उसके लिए क्या चाहिए, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आधार हो सकता है ना, पासपोर्ट हो सकता है ना, आपके जॉब कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है ना। ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। पैन कार्ड ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि उसमें एड्रेस वगैरह कुछ नहीं होता। ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसमें कस्टमर की फ़ोटो होनी चाहिए, उसका जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है ना, ये सारी चीज़ें जो है उसमें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। तो केवाईसी के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक फॉर्म, दूसरा ओवीडी, है ना, तीसरा फ़ोटो, है ना, लेटेस्ट फ़ोटो अपने को। ये 3 चीज़ें जो है केवाईसी के लिए चाहिए होती है ना। फॉर्म कैसे भरते हैं वो अपन बताएंगे। और केवाईसी कब करवानी होती है, केवाईसी देखो पीरियडिक अपडेशन की बोलें तो अगर लो रिस्क कस्टमर है ना, लो रिस्क कस्टमर है तो उसकी केवाईसी 10 साल में एक बार करवानी मैंडेटरी होती है। मीडियम रिस्क है तो 8 साल में एक बारी, और हाई रिस्क है तो 2 साल में एक बार जो है केवाईसी करवानी होती है। ठीक है। और वैसे अगर अपन को केवाईसी कब करवानी होती है, या तो ये पीरियडिक अपडेशन हो जाए, या फिर अपना जैसे एड्रेस चेंज कर लिया मान लो अपन ने, या फिर अपने नाम में कुछ करेक्शन था, डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन था, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के भाई हमने जो है ये चेंज करवाया है, पहले ऐसे था और अब हमने करेक्शन करवाया है, इसलिए मेरे को खाते में भी ये चाहिए, तो आपको केवाईसी अपडेट करवाना होता है। या फिर हो सकता है आपका मोबाइल नंबर आपको अपडेट करवाना हो, तो भी आपको केवाईसी का फॉर्म जो है भरना होता है। तो अब अपन देखते हैं कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म जो है वो कैसे भरना होता है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें होती है। इसके अंदर मेनली वही चीज़ें होती हैं जो एक बैंक को कस्टमर के बारे में पता होनी चाहिए, है ना। और वो मैक्सिमम चीज़ें तो इसमें मिल ही जाती है। जैसे अपन शुरू से करते हैं, जैसे डेट, ये डेट वो आएगी जिस दिन अपन फॉर्म भर रहे हैं, है ना। जैसे आज की तारीख है 18/3/2025, ऐसे भरना है ना। ब्रांच का नाम अगर अपन को पूछे तो अपने जैसे जो भी ब्रांच है उस ब्रांच का नाम लिखना है। मान लो जैसे ब्रांच का नाम है जोधपुर, तो आप लिखोगे JODHPUR, है ना, ऐसे। और ये जो है आप लिख रहे हो वो कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। ब्रांच का कोड आएगा, जो भी IFSC कोड होता है ब्रांच का, वो आपको कोड लिखना है। जैसे कुछ भी हो सकता है, स्टेट बैंक जैसे 314240, ऐसा कुछ भी जो कोड है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। कस्टमर आईडी जो है वो होती है आपके CIF नंबर, जो आपकी जो पासबुक होती है ना, उस पासबुक के अंदर मेंशन होते हैं। पासबुक के अंदर CIF नंबर भी मेंशन होते हैं, नीचे अकाउंट नंबर भी मेंशन होते हैं। CIF नंबर एक कस्टमर का एक ही होता है, वो यूनिक होता है, हालांकि अकाउंट नंबर भी यूनिक होते हैं। CIF का मतलब होता है कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म। मतलब CIF एक ऐसे समझो जैसे कस्टमर की सारी डिटेल रखता है और उसको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर दिया, है ना। ऐसा डेटाबेस जिसको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करा हुआ है ना, और उसमें सारी कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन, अभी जब अपन KYC करवाते हैं ना, तो अकाउंट में नहीं होती है KYC, वो KYC अपडेशन जो है वो CIF में होता है ना। एक कस्टमर है मतलब यूनिक कस्टमर है, उस यूनिक कस्टमर का एक CIF नंबर होगा, और उसी CIF नंबर के अंदर जो है ये सारी चीज़ें डाली जाएगी। जैसे नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, आपका क्या काम करते हो, क्या मोबाइल नंबर है, क्या पैन कार्ड नंबर है ना, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, ये सारी जो है CIF में अपडेट होती है
है ना। और इस CIF के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं। जैसे मल्टीपल अकाउंट्स कैसे, जैसे सेविंग है, सेविंग अकाउंट वो भी एक अकाउंट का प्रकार है। आपने कोई मान लो लोन लिया है, वो भी एक अकाउंट का प्रकार है ना। तो उसमें लोन अकाउंट हो गया, कोई KCC अकाउंट हो गया, पर्सनल लोन का अकाउंट हो गया, कार लोन का अकाउंट हो गया, होम लोन का अकाउंट हो गया, PPF अकाउंट हो गया, है ना। और जैसे FD वगैरह करवा रही है, हर चीज़ का यूनिक अकाउंट नंबर आता है। वो सारे जो अकाउंट नंबर हैं एक बंदे के, वो उस CIF के अंडर आते हैं, है ना। तो उस CIF के मतलब CIF पर्सन की एक होगी, अकाउंट उसमें मल्टीपल हो सकते हैं। तो जो भी KYC अपडेट होती है वो होती है CIF के अंदर, है ना। जो भी चीज़ अपडेट होगी वो CIF के अंदर अपडेट होगी। तो आप भले ही आप CIF नंबर यहाँ पे अगर आप नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे जो है लिख सकते हो। आप जैसे ही अकाउंट नंबर डालोगे वो ऑटोमेटिक वही CIF उठा लेगा जिसके अंडर वो अकाउंट खुला हुआ है, और वो उसमें वो अपडेट कर देगा, है ना। आप भले ही यहाँ पे FD का अकाउंट नंबर लिख दो, आप KCC के अकाउंट, कोई सा भी अकाउंट नंबर लिख दो, जो भी आपका अकाउंट है वो अकाउंट नंबर लिख दो, आपकी KYC हो जाएगी, है ना। तो अकाउंट नंबर SBI में जो है वो 11 अंकों का होता है, और हर बैंक में अलग अलग हो सकता है। तो आप इसमें अकाउंट नंबर भर देना। आप टेंशन मत लेंगे आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ पहले 00 लगा के इधर से या उल्टा लिख के शुरू करें। आप जैसे भी लिखें क्लियर होना चाहिए, बैंकर को समझ में आना चाहिए। जब वो डेटा टाइप करता है ना, तो उसको समझ में आना चाहिए कि भाई इसमें लिखा हुआ क्या है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जो भी लिख रहे हैं वो एकदम क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए। बस आप कहीं भी लिखो, उससे कोई अपने दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप ये छोड़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है KYC अपडेट्स करवाते टाइम। नेम आप वही डालेंगे जो आपके आधार कार्ड में अंदर है ना। जैसे आपका नाम मान लो राकेश है तो RAKESH, है ना। आगे जो भी लिख दो, जैसे कुछ भी शर्मा लिख दो, SHRMA। अब कितना स्पेस छोड़ना है कितना नहीं छोड़ना है कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लियरली समझ में आना चाहिए, है ना। मेडन नेम आपको नहीं भरना है, ये फीमेल के लिए होता है। अगर मान लो शादी से पहले कोई और नेम था, या अपना भी कोई मान लो कुछ ऐसा वैसा नेम, कोई मैंडेटरी नहीं है कहने का मतलब, है ना। डेट ऑफ बर्थ में अपन डाल सकते हैं, जैसे जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लो 1 जनवरी 1997, है ना, ऐसे डाल सकते हैं। जेंडर मेल है अपना, मैरिटल आप मैरिड हो अनमेरिड हो वो टिक कर दो, जैसे मैरिड हैं, है ना। ये अगर आप इसमें राकेश शर्मन तो आप पहले मिस्टर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर ये पुरुष है तो आप फादर का नेम लिखेंगे। अगर ये आप मदर का नाम भी लिख सकते हैं अगर आपके फादर नहीं है ना। स्पाउस का नाम कब लिखेंगे, जब लेडीज़ के केस में स्पाउस का नाम लिख देंगे। गार्जियन का नाम तब लिखेंगे जब अपन माइनर हैं और अपने अकाउंट की KYC करवा रहे हैं, तो अपना जो गार्जियन है, गार्जियन जिसको भी बना रखा है, आपने फादर को बना रखा हो या मदर को बना रखा हो, आप यहाँ भर सकते हैं। और अगर आपके माइनर अकाउंट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आप भरते हैं आप गार्जियन का नेम तो यहाँ रिलेशन ज़रूर डाल देंगे, फादर है ना, या मदर है। नेशनलिटी आप इंडियन कर देंगे। आप काम क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं, पब्लिक सेक्टर में है, डिफेंस में है, प्राइवेट सेक्टर है। आपकी एम्प्लॉय आईडी है तो आप मेंशन इसमें कर सकते हैं। नहीं भी करोगे एम्प्लॉय आईडी कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टिंग कहाँ है वगैरह वगैरह, है ना। मान लो आप सैलरी वाले नहीं हैं, आप मतलब सर्विस नहीं करते हैं, तो आप क्या है, आपका बिजनेस है, किस सेक्टर में है, कोई आपके इंडस्ट्री सेक्टर में है, ट्रेड सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है आप, है ना, माइग्रेंट लेबरर है, कॉन्ट्रैक्टर है, ज्वेलर है ना। आप जो है इसमें मान लो ये भी नहीं है तो अदर्स में आप लिख सकते हो, जैसे आपका मेडिकल प्रोफेशन है, लीगल है, या जो भी, इन सब में से कोई सा एक भरना होता है आपको। एग्रीकल्चर है मान लो तो एग्रीकल्चर भर दिया, अदर प्रोफेशन है मान लो और कुछ है तो इसमें आप भर सकते हैं, है ना। और अगर इसमें कैटेगराइज नहीं है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है। ये पूरा ऑक्यूपेशन टाइप का कॉलम है, इसमें से सिर्फ आपको एक जो है चेक बॉक्स में से किसी एक को टिक लगाना है जो आप एक्चुअल में आपका ऑक्यूपेशन है ना। ऑर्गेनाइजेशन नेम इसमें आप लिख सकते हो, आप कहाँ मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन जो आप काम कर रहे हो ना, जैसे ट्रेड सेक्टर हो गया या सर्विस सेक्टर, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है और आपकी डेजिग्नेशन क्या है ना। आप एग्रीकल्चर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चरल है या फिर हाउस वाइफ है तो आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा ना, आपकी कोई डेजिग्नेशन होगी, है ना, तो आप खाली छोड़ सकते हैं। आप इसमें कुछ भरते हैं तो आप इसमें भी
वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपकी मंथली इनकम कितनी है आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपकी मान लो मंथली इनकम 40,000 है तो आप इसमें 40,000 कर सकते हैं। नेटवर्थ अप्रोक्स वैल्यू आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे चलेगा। सोर्स ऑफ फंड क्या है, आपकी सैलरी आती है, बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चर है या पेंशन है और अदर्स है तो आपका सोर्स क्या है वो आप लिखते हैं ना। रिलीजन जैसे हिंदू है, कैटेगरी मान लो जो भी है, ओबीसी मान लो। पर आप पर्सनल आप डिसेबिलिटी से अगर आप हैं तो आप इसमें यस कर सकते हैं वरना नो कर सकते हैं। और अगर हाँ तो मतलब विजुअली इम्पेयर्ड हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड है ना। आप कोई सा भी जो मतलब आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। नहीं है तो आप नो कर दीजिए सिंपली। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने क्या है तो इनमें से एक टिक लगाना है। जैसे आप 9th तक पढ़े लिखे हैं या 10th तक हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अगर आप मान लो इलिटरेट है तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ लिखोगे इलिटरेट, है ना। और आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क आप बता सकते हो, जैसे कुछ भी आपके शरीर की निशानी बता सकते हो, जैसे मोल ऑन फेस वगैरह, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आता है प्लीज़ टिक द एप्लीकेबल बॉक्स। इसमें आपको बताना होता है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है या उनसे कुछ रिलेटेड हैं। हाँ, अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं आप ऑलरेडी, तो आप इन दोनों में से एक चूज करेंगे वरना आप नन पे कर देंगे। आपका पैन कार्ड के नंबर इसमें चाहिए होंगे। उससे ऊपर आता है कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस इन इंडिया। आप सिर्फ इंडिया में ही रहते हैं तो आप यस कर दें। आप कहीं और भी टैक्स भरते हैं तो आप नो कर दें। और फटका डिक्लेरेशन फॉर्म अलग से भरना होगा। अगर आप इसमें नो करते हैं तो उसमें आपको वो चीज़ें भरनी होगी, आप कहाँ जो है किसी और कंट्री में कहाँ कितना क्या कमाते हैं। पैन कार्ड इसमें नंबर लिख देना जो भी है, ABCD E1234H, है ना, जो भी आपके पैन कार्ड नंबर है। मोबाइल नंबर +91 करके जो है आपके मोबाइल नंबर भर देना, ईमेल आईडी आप भर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट पेज आता है इसका, इसमें सबसे ऊपर ही ऊपर आता है कि आपने जो OVD है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, इनमें से आपने कौन सा सेलेक्ट करा है। पासपोर्ट है या वोटर ID है या ड्राइविंग लाइसेंस है या आधार है या फिर EKYC आपने करवा, नरेगा जॉब कार्ड है, जो भी है। मान लो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हुई है करके उसके ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर यहाँ लिख देने हैं। आपने मान लो वोटर ID है चूज करा है तो वो इसमें लिख सकते हैं। आपने आधार चूज करा है तो यहाँ पे आधार कार्ड के आप नंबर लिख सकते हैं, है ना। आप ये छोड़ सकते हैं। देखो, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करा है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आपकी इशू कब हुआ था और एक्सपायर कब होने वाला है और इशूड बाई, है ना, किसके द्वारा इशू करा गया है। आपने आधार सेलेक्ट किया, UID AI कर सकते हैं। वोटर ID लिखा है तो जैसे जो वोटर ID इशू करती है अपने गवर्नमेंट, इलेक्शन डिपार्टमेंट, ऐसा आप लिख सकते हैं इशूड बाई। आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन नेशनल्स के लिए है, इंडियंस के लिए नहीं है। वीज़ा डिटेल्स भरोगे, कब इशू हुआ था वगैरह वगैरह। उसके बाद एड्रेस, आप सेम एड्रेस वही मेंशन करोगे जो आपके आधार कार्ड में है। आपका रेजिडेंशियल बिजनेस एड्रेस कौन सा एड्रेस है आप जो है वो आधार में है। जैसे रेजिडेंशियल है तो आप ये कर दोगे, एड्रेस आप पूरा भर दोगे इसमें। जैसे जैसे आधार में आप सिटी या विलेज का नाम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, कंट्री का नाम, है ना। अगर आपका जो करंट एड्रेस मतलब है, ये करंट एड्रेस है मान लो, और आपका कोरस्पॉन्ड ये एड्रेस डिटेल दूसरी आ रही है, कोरस्पॉन्डेंस या सेम एज करंट या ओवरसीज एड्रेस, तो आपके दोनों एड्रेस, मान लो आपके दो एड्रेस हैं। परमानेंट एड्रेस ये जो है और ये जो है वो अस्थायी है। अगर अस्थायी वाला भी आपके सेम ही एड्रेस है तो आप टिक लगा दो। और अलग से एड्रेस है मान लो आपका अस्थायी एड्रेस, तो आप इसमें भर सकते हो, है ना। और साथ में कोई कॉपी लगा सकते हो, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल की या फिर आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो लगा सकते हो। वैसे कोई मैंडेटरी नहीं होता, जो आधार कार्ड में एड्रेस है वही आप डाल सकते हो। नीचे कुछ नहीं करना होता है इनमें। एक लिख रखा है, इफ़ द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन करंट एड्रेस प्लीज़ प्रोवाइड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बिलो, है ना। आप कुछ भी जैसे यूटिलिटी बिल हो गया या PPO नंबर हो गया, प्रॉपर्टी या म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट हो गई, वो आप उसके नंबर डाल सकते हो, है ना। वो उसके एडिशन में होएगा, है ना। परमानेंट आपका ये हो गया, टेम्परेरी ये हो गया। और अगर आप टेम्परेरी ऐड करते हो, ये वाला एड्रेस लिखते हो, अलग से लिखते हो, सेम एज करा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अलग करा है तो वो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, है ना। नीचे आपके यहाँ फ़ोटो चिपका देना और यहाँ पे आपके जो भी साइन है वो सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर वही करने हैं जो आपने बैंक में पहले कर रखे हैं,
ठीक है। और अगर आप मान लो बाई चांस आप सिग्नेचर चेंज करवाना चाहते हो तो यहाँ पे सिग्नेचर पुराने वाले करके आप लिख सकते हो यहाँ पे नए सिग्नेचर, और ऊपर या जो भी बैंकर आपका आप जिस भी बैंकर के पास जाते हो केवाईसी कराने, उनको कहना है कि भाई जो मेरे अकाउंट है उसमें जो पुराने सिग्नेचर हैं उनको अपडेट करके नए करना है। तो या तो वो नया फॉर्म दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कह देंगे इसमें भाई आप पुराने साइन इधर कर दो, नए साइन साइड में कर दो, तो आपका अपडेट कर देंगे, तो वो वैसे भी कर सकते हैं। प्लेस आप कर दोगे जहाँ भी आपके मान लो ब्रांच है, वो ब्रांच का नाम लिख दोगे और डेट डाल दोगे, वही ऑफिस पर्पज़ के लिए आपके काम का नहीं है। तो एक बार अपन देखते हैं दोबारा क्या क्या अपन ने देख लिया। फॉर्म बहुत ही आसान है, ऊपर ब्रांच का नाम और ब्रांच का कोड, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दीजिए। डेट भरनी है, आपका अकाउंट नंबर लिखना है, नाम फादर्स का नेम, मैरिटल स्टेटस लिखना है, और गार्जियन का नाम अगर है तो आप इंडियन हो, क्या काम क्या करते हो वो इसमें लिखना है, और नीचे आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, रिलीजन क्या है, कैटेगरी क्या है, आप डिसेबल हो नहीं हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप इंडिया में ही टैक्स भरते हो, पॉलिटिकली एक्सपोज तो नहीं हो, है ना, और पैन कार्ड के नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। नेक्स्ट पेज में ओनली फॉर एड्रेस, कौन सा ओडी आपने सेलेक्ट करा है, आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर, बस इतना ही होता है केवाईसी के लिए। इस केवाईसी के साथ में आपको जो भी आपने इसमें भरा है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, उसकी फ़ोटो कॉपी आपको लगानी होती है, वो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करनी होती है ना। और ये जो फ़ोटो है वो लेटेस्ट लगानी होती है यहाँ पे, और उसके भी आप चाहो तो उसको क्रॉस सिग्नेचर कर सकते हो, है ना। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट है अभी चल रहा है कि हर काम के लिए आपको ई-केवाईसी करवानी होती है। ई-केवाईसी क्या होती है, या तो आपके वहाँ बैंक में ही कर देते हैं, या फिर बैंक के पास में जो भी कस्टमर सर्विस पॉइंट होता है वहाँ पे आपको जाके आपका आधार नंबर देना होता है, वो आधार नंबर आप वो डालेंगे और आपको आपका अंगूठा लगवाएंगे उस जो फिंगरप्रिंट रीडर वाली मशीन में, उससे आपका वेरीफाई हो जाता है कि भाई बंदा खुद है, जिंदा है ना जिंदा है, और जो बंदा है वो खुद केवाईसी करवाने आया था इतनी तारीख को इतनी बजे, और इसका ये नाम है, और इस आधार से ये वेरीफाई हुआ है कि बंदे ने जो है वो सारा काम खुद ही रिक्वेस्ट देके करा है ना। तो साथ में वो भी, तो मतलब केवाईसी का फॉर्म है ना, ओवीडी, उसमें फ़ोटो भी लगा देना, और ई-केवाईसी, और साथ में अगर आप पैन कार्ड इसमें लिख रहे हो तो पैन कार्ड की जो है वो कॉपी लगा देना। वरना आपको अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपसे बोला जा सकता है कि फॉर्म 60 भरना है, तो आप फॉर्म नंबर 60 भी भर सकते हैं, वो आपको अलग से मिल जाएगा ब्रांच में। फॉर्म 60 में कुछ नहीं करना होता, बस अपना नाम है ना, आपकी इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है और विदाउट एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है वो लिखना होता है, और आपके साइन करना होता है, बस आपको अपनी इनकम दिखानी होती है ना। तो बस यही था आपको केवाईसी करवाने के लिए, आपको जाना है, ये साथ में लेके जाना है, और ब्रांच में जाके किसी बैंकर को जाके कहना है कि भाई मेरे खाते में जो है केवाईसी अपडेट करनी है, ठीक है। तो इतना ही था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।